वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्टिव सेंटेंसेस को किस प्रकार से बड़े ही आसान तरीके से, बड़े ही इफेक्टिव तरीके से पैसिव में बदलना। जैसा कि स्टूडेंट्स हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि हम कुछ ट्रिक्स की सहायता से, कुछ टेबल्स की सहायता से एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में बिना टेंस का ज्ञान हुए सीख सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम फिर से आगे के वाक्यों को इस एपिसोड में बनाना सीखते हैं। और इससे पहले कि हम ये आज का एपिसोड शुरू करें, आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, इस एपिसोड को, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि बाकी दूसरे स्टूडेंट्स भी इसे देखकर आपके समान इसका फायदा उठा सकें और बड़े ही आसान तरीके से इन वाक्यों को पैसिव में बदलना सीख सकें। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं अपना अगला सेगमेंट, अपना अगला सेंटेंस, जो कि है गोइंग टू सेंटेंसेस। गोइंग टू सेंटेंसेस, इन्हें हम गोइंग टू क्लॉजेस भी कहते हैं। यह एक प्रकार का क्लॉज है, अर्थात एक प्रकार की शर्त वाले वाक्य हैं। स्टूडेंट्स, बड़े ही आसान तरीके से हम यहां इन्हें जानेंगे कि किस प्रकार से हमारे वाक्य में जब गोइंग टू शब्द आ जाएगा तो उसे हम बदलेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, एक सेंटेंस मैं आपके सामने यहां पर लिखता हूं। ही इज going to help me। जैसा कि आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, यहां आप देख सकते हैं, यह हमारा सब्जेक्ट है, यह हमारी हेल्पिंग वर्ब है और यह हमारा गोइंग टू क्लॉज है। और ये वाक्य में मेन वर्ब का काम करता है। हेल्प जो है वाक्य में मेन वर्ब का काम करता है और जो ऑब्जेक्ट है वह मी है। ऑब्जेक्ट नंबर 1, एक ही ऑब्जेक्ट है इस वाक्य में दिया गया है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी हमारे सेंटेंस में गोइंग टू आएगा तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम हमेशा इज, आर, एम अथवा वाज वर्ब को देखेंगे। और जब इन्हें पैसिव में बदलेंगे तो हम इनके साथ में बी को लगा देंगे। अब यहां आपको ध्यान देना है स्टूडेंट्स कि बी का प्रयोग, यहां पर हम बी का प्रयोग हमेशा इस टू के बाद में करेंगे। जहां हमें वर्ब में, वाक्य में गोइंग टू क्लॉज दिया गया है, उसके बाद में हम बी का प्रयोग करेंगे। देखिए, बड़े आसान तरीके से हम समझते हैं कि कैसे इस गोइंग टू क्लॉज वाले सेंटेंस को हम जानेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दिए गए ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे। तो हमने जैसा सीखा है, मी को हम आई में बदलेंगे, क्योंकि मी जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है और इसका सब्जेक्टिव फॉर्म आई होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इज, आर, एम, और हम जानते हैं इज, आर, एम के साथ में हम बी लगाएंगे। तो देखिए, सब्जेक्ट है आई और आई के साथ हम हमेशा एम का यूज करेंगे। एम का यूज करने के बाद अब हम देखते हैं कि वाक्य में गोइंग टू दिया गया है और इस गोइंग टू को हम हमारी मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में, तुरंत बाद में रख देंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, टू के बाद यह टुकड़ा जो कि पैसिव को दर्शाता है हम लेकर आएंगे और यहां इसे लगा देते हैं। अब जैसा कि हमने नियम में पढ़ा है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां देखिए वर्ब है हेल्प और इसको हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे हेल्प्ड। इस प्रकार से हम लोगों ने अपना वाक्य सॉल्व किया। अब हम देखते हैं हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है ही, और जब हम ही को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका तीसरा रूप ही, हिज और हिम, यानी कि ही का तीसरा रूप हम लिखेंगे। तो यहां पर बाय का प्रयोग ऑब्जेक्ट से पहले किया जाएगा और तीसरा रूप होता है हिम। इस प्रकार से स्टूडेंट्स,
इस गोइंग टू क्लॉज को हम बड़े ही आसानी से सॉल्व करेंगे। हमें ध्यान रखना है कि गोइंग टू वाले वाक्यों में इज, आर, एम या वॉज वर्ब के साथ जो बीइंग शब्द हम लगाते थे उसके स्थान पर अब केवल बी लगाना है। उसमें आई एन जी को हम हटा देंगे। आगे बढ़ेंगे, एक और सेंटेंस हम गोइंग टू का देखते हैं। यहां पर लिखा है, देखिए, वॉज शी नॉट गोइंग टू कुक फूड, और अंत में हम देखते हैं क्वेश्चन मार्क है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यह हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। यहां हमारी हेल्पिंग वर्ब है, यहां हमारा सब्जेक्ट है, यह एक नेगेटिव वाक्य है, नेगेटिव शब्द है। गोइंग टू क्लॉज को हम यहां पर देख सकते हैं और देखिए गोइंग टू के बाद में वर्ब दी गई है। इस वाक्य में फूड जो है वह हमारा ऑब्जेक्ट है। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं फूड को हमने ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में बदल दिया है। अब हमारे सब्जेक्ट के अनुसार इस हेल्पिंग वर्ब को हम चेंज करेंगे। यहां लिखा है वॉज, और हम जानते हैं वॉज या वर्ब को साथ में बी लगाकर गोइंग टू क्लॉज सॉल्व किया जाएगा। तो यहां हम लगाएंगे वॉज क्योंकि खाने पीने की चीज है और खाना खुद सिंगुलर होता है, एक वचन होता है, इसलिए हमने यहां पर वॉज का यूज किया है। तीसरे नंबर पे हम नॉट को रखते हैं और साथ में गोइंग टू क्लॉज को लगा देंगे। इस प्रकार से हमने अपना आधा सेंटेंस सॉल्व कर लिया है और अब इसके साथ में जुड़ने वाला जो शब्द है वह है बी। और इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और अब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और थर्ड फॉर्म होती है कुक्ड। और अब हम क्या करेंगे, अब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो इसका तीसरा रूप हम लगाते हैं और हम जानते हैं सब्जेक्ट का तीसरा रूप यानी शी का तीसरा रूप शी, हर और हर। शी का तीसरा रूप हम लगाएंगे जो कि हर होता है और उससे पहले बाय लगेगा और अंत में हर, और क्वेश्चन मार्क लगाने से ये सेंटेंस इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। तो देखा स्टूडेंट्स कितने आसानी से ये गोइंग टू क्लॉज जो है वो सॉल्व किया जाता है। आइए एक सेंटेंस और हम देखते हैं और आगे बढ़ते हैं कि कैसे WH सेंटेंस भी गोइंग टू क्लॉज के साथ में सॉल्व किए जाएंगे। देखिए मैं एक सेंटेंस आपके लिए लिखता हूं, Why am I going to make him upset? यहां एक सेंटेंस है जो कि हमारा WH से शुरू होता है। यहां हमारी हेल्पिंग वर्ब है। इसे यहां पर हम देखें तो देखिए स्टूडेंट्स आपके सामने ये सब्जेक्ट है और ये गोइंग टू क्लॉज दे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहां मेक जो है वो मेन वर्ब है और हिम ऑब्जेक्ट 1 है और अपसेट एक सपोर्टिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो हम सबसे पहले WH को, जैसा कि हम जानते हैं सभी WH वर्ड आपस में ही बदल जाते हैं, तो हमने WH को WH में ही बदल दिया है। अब हम ऑब्जेक्ट जो है उसे सब्जेक्ट बनाएंगे। हिम को हम सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे और हिम का पहला रूप देखिए दिया गया है ही, तो हिम को हम ही में बदलेंगे और अब ही के अनुसार यानी अब इस नए सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब को हम बदल देंगे। यहां पर आप देखिए हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, साथ में बी लगेगा और हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि ही के साथ में हम हमेशा इज का यूज करेंगे और साथ में अब जहां पर गोइंग टू क्लॉज दिया है उसे उसी स्थान पर रखेंगे। इस प्रकार से हमने अभी तक अपना वाक्य सॉल्व कर लिया।
और आप देख सकते हैं कि आगे हमें इसमें बी जोड़ना है। तो ये हमने रखा बी, और अब हम जो वर्ब दी गई, हमें जो वर्ब दी गई है उसका तीसरा रूप लिखेंगे, और इसका तीसरा रूप होता है मेड। अब जो शेष शब्द रह गया है उसे अपने वाक्य में जोड़ेंगे, अपसेट। और अब देखिए यहां सब्जेक्ट है आई, और आई का हमें तीसरा रूप लिखना है। आई का तीसरा रूप क्या होता है? आई, माय और मी। यानी कि अब हम आई को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट के रूप में मी को लिखेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा बाय लगाना है और अंत में हमें क्वेश्चन मार्क लिखकर इन सेंटेंसेस को एंड करना है। तो देखा स्टूडेंट्स, कितने आसान तरीके से एक छोटी सी ट्रिक के द्वारा हम जान गए कि जब गोइंग टू क्लॉज या गोइंग टू सेंटेंसेस हमारे सामने आते हैं तो हम कैसे पैसिव सेंटेंसेस को उनको चेंज करेंगे। हमें केवल और केवल बी का यहां पर ध्यान रखना है और शेष उन्हीं नियमों के द्वारा हम इन सेंटेंसेस को सॉल्व कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे किस प्रकार से वाक्य हमें दिए जाएंगे और हम उन्हें किस तरह से सॉल्व करेंगे। आने वाले सेंटेंसेस जो है वह है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमें यह बात जानना जरूरी है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं, उन्हें हम कैसे पहचान सकते हैं। मेनली ये सेंटेंस आज्ञा देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, मना करने के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस को हम किस प्रकार से पहचानेंगे। तो देखिए हम लोग यहां पर देखते हैं कि किस प्रकार से बड़ी आसान तरीके से हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस को पहचान सकते हैं। पहला है ये वाक्य, प्लीज काइंडली डोंट लेट, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। यह इनके पहचानने का एक तरीका है कि यह वाक्य प्लीज से, काइंडली से, डोंट से, लेट से या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। अब हमें ध्यान रखना है कि जब इन वाक्यों का हम पैसिव बनाएंगे तो किन किन चेंजेस को करेंगे। सबसे पहली बात हम यहां पर देखते हैं हमारे वाक्य में प्लीज और काइंडली। जब हमारे वाक्य में प्लीज या काइंडली वाक्य दिया गया है तो हम अपने वाक्य को दो प्रकार से बदल सकते हैं। इसमें पहला जो तरीका है वह है कि उसमें हम मे बी को हेल्पिंग वर्ब की तरह प्रयोग करें। स्टूडेंट्स, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा कि किस प्रकार से प्लीज और काइंडली वाले वाक्यों को हम बदल सकते हैं। दूसरा तरीका है कि हम अपने वाक्य को यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखकर शुरू करें। दोनों ही बड़े ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से ये लिखे जाएंगे। और इसके आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं डोंट, लेट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हमारा वाक्य डोंट, लेट या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तो हम हमेशा पैसिव बनाते समय शुरुआत लेट से करेंगे। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स कि जब भी हम पैसिव सेंटेंसेस में डोंट, लेट या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को पाते हैं तो वहां पर शुरुआत हम लेट से करेंगे, और इन वाक्यों में जब हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में बी का प्रयोग किया जाएगा। इन वाक्यों में यानी डोंट, लेट या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले वाक्यों में जब पैसिव बनाया जाएगा तो वहां पर बी का प्रयोग किया जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स कि जब भी
वाक्य में डोंट होगा, जब भी वाक्य में डोंट होगा तो उसमें से हम डू को हटा देंगे। डू हम अपने आंसर में नहीं रखेंगे, डू को हटाएंगे, लेकिन नॉट जो है उसे हम अपने वाक्य में बनाए रखेंगे। और एक इस प्रकार से होगा। आइए कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं और सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्लीज और काइंडली वाले वाक्यों से। लिखा है प्लीज हेल्प मी। बड़ा ही कॉमन सेंटेंस है एक्टिव पैसिव का। अब जब हम इसे लिखेंगे तो यहां पर मैंने आपको दो तरीके से इसे सॉल्व करना समझाया था। देखिए, पहला तरीका कहता है कि सबसे पहले ये देखिए, यहां पर प्लीज है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। हम इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं और सब्जेक्ट में होगा आई, क्योंकि मी का पहला रूप होता है आई। हमने यहां पर इसे आई में बदल दिया। अब यहां पर देखिए, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम मे बी का प्रयोग करेंगे। तो यहां लगाएगा मे और बी को हम अलग अलग कर देंगे, मे बी को हम अलग अलग कर देंगे। और उसके बाद जो वाक्य में दिया गया है, अर्थात अगर प्लीज दिया गया है तो प्लीज, और अगर काइंडली दिया गया है तो काइंडली को इन दोनों के बीच में रखेंगे इस प्रकार से। और अब जो वर्ब दी गई है उसका तीसरा रूप लिखना है। हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। तो स्टूडेंट्स, यह है पहला तरीका है जिसके द्वारा हम प्लीज या काइंडली वाले सेंटेंसेस को सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब हम दूसरे तरीके को देखते हैं। बड़े ही आसान तरीके से हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, लिखा है प्लीज हेल्प मी। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस प्लीज शब्द को अपने वाक्य में से हटा देना है। प्लीज शब्द को या काइंडली शब्द को हम अपने वाक्य में से हटा देंगे और उसके स्थान पर लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। प्लीज या काइंडली के स्थान पर लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। देखिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू। इतना लिखने के बाद अब जो शेष वाक्य बच गया है हम उसे एज इट इज उतार देंगे, हेल्प मी। दैट्स इट, ये हो गया, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो ये दो प्रकार के हमने यहां पर तरीके देखे हैं कि हम प्लीज और काइंडली के वाक्यों को पैसिव में बदल सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके ऊपर है, आप इन दोनों तरीकों में से कोई सा भी तरीका जब एग्जाम में लिखते हैं तो यह दोनों तरीके सही माने जाते हैं। आप इन दोनों तरीकों में से किसी को भी फॉलो करके इस वाक्य को पैसिव में बदल सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं और जो आगे आने वाले सेंटेंसेस हैं हम उन्हें भी इसी प्रकार से बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। तो मैं अब आपके सामने लिखने वाला हूं डोंट वाले वाक्य। समझिए स्टूडेंट्स, यहां लिखा है डोंट मेक मी एंग्री। यहां एक सेंटेंस हमने लिखा है, यहां पर डोंट जो है यह इंपेरेटिव वाक्य की शुरुआत का शब्द है, मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और जो मी है वह ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एंग्री जो है ये इसके मूड को दिखा रहा है। हम जानते हैं हम ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन को लिखते हैं और उसी प्रकार से सब्जेक्ट के रूप में भी किसी नाउन या प्रोनाउन को लिखते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है, शुरुआत में हम लेट लिखेंगे और इस सेंटेंस में से यानी कि डोंट में से डू को हटा देंगे। वास्तव में डोंट क्या है, डू प्लस नॉट को जब हम साथ में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, डोंट। इसमें से केवल डू को हमने हटाना है और नॉट को अपने वाक्य में रखना है।
अब हम अपना सेंटेंस आगे बढ़ाते हैं और यहां स्टूडेंट्स एक छोटी सी ट्रिक आपको मैं बताना चाहता हूं, बड़े ही काम की ट्रिक है, आप इसे बड़े ध्यान से सुनिए कि जब भी हम लेट के साथ में किसी प्रोनाउन को लगाएंगे, जब भी हम लेट के साथ में किसी प्रोनाउन को लगाएंगे तो उसका हमेशा तीसरा रूप यानी कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही यूज की जाएगी। हम हमेशा जब मी को ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट में बदलते थे तो उसे आई में बदल दिया करते थे। लेकिन स्टूडेंट्स देखिए, अब की बार मैं अपना सेंटेंस लेट से शुरू करता हूं, तो जब भी हम लेट के साथ में अपना सेंटेंस शुरू करेंगे तो आई नहीं बल्कि उसका तीसरा रूप मी ही सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा। इसका तीसरा रूप मी ही सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा। तो यहां हमने लिखा है मी। अब आगे बढ़ते हैं और वाक्य में हम जानते हैं नॉट दिया गया है और जैसा कि हम शुरुआत से पढ़ते आए हैं नॉट को हम तीसरे स्थान पे रखते हैं, तो यहां अब हम वाक्य में नॉट ले आएंगे। अब नॉट के बाद में मेन वर्ब से पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं जो कि बी है। मैंने अभी आपको बताया था डोंट, लेट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले वाक्यों में हमेशा हेल्पिंग वर्ब बी लगेगी, ध्यान रखिए इसका। अब आगे बढ़ते हैं और पाते हैं वर्ब। यहां हम देखते हैं कि वर्ब है मेक और मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड, MEDE, मेड। अब आगे हम देखते हैं कि हमारे वाक्य में क्या बच गया है, एंग्री, ANGRY, एंग्री, और इसे हम यहां अपने वाक्य में समाप्त कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स देखा आपने कितने आसान तरीके से हम डोंट वाले वाक्यों को भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल देखें और समझें कि यह वाक्य और कैसे बन सकता है। देखिए, अब की बार मैं डू नॉट लिखता हूं। डू नॉट और डोंट एक ही शब्द है। आगे बढ़ते हैं। डू नॉट कट ट्रीज, यहां पर एक वाक्य लिखा है डू नॉट कट ट्रीज। अब मैं जानता हूं कि डू नॉट में से मुझे डू को हटा देना है। आगे बढ़ते हैं। कट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इस वाक्य में ऑब्जेक्ट जो है वह ट्रीज है। तो हम शुरू करते हैं अपना वाक्य लेट से और अब जो ऑब्जेक्ट है उसे हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। अब की बार हम ट्रीज का ट्रीज ही लिख देंगे। हम एक्टिव पैसिव में कभी भी नाउन के लिए कोई प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। हम हमेशा ऑब्जेक्ट जैसा है उसे वैसा ही रख देंगे यदि वह नाउन है तो। आगे बढ़ते हैं और तीसरे नंबर पे नॉट को बैठा है तो उसे वहीं पर बैठे रहने देंगे, उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे। वर्ब के पास चलते हैं और देखते हैं कि जो वर्ब है उसकी हमें तीसरी फॉर्म लिखनी है और वर्ब है कट और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, कट ही होती है। कट फर्स्ट, कट सेकंड और कट ही थर्ड फॉर्म होती है। आगे बढ़ते हैं और फुल स्टॉप लगाने के साथ में इस वाक्य को समाप्त कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे डोंट वाले सेंटेंसेस। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से जो सेंटेंस शुरू होते हैं उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे। लेट वाले सेंटेंस हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले सेंटेंस के बाद में समझेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा सा चेंज है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले सेंटेंसेस बिल्कुल डोंट के समान ही बनते हैं। यहां पर देखिए एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही पुराना सेंटेंस है जो अक्सर एक्टिव पैसिव करते समय हम देखने पाते हैं। सेंटेंस है ओपन द डोर। यहां पर हम देखते हैं हमारा सेंटेंस जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है और द डोर जो है वह ऑब्जेक्ट है। जैसा कि हम जानते हैं जब भी हमारा सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा तो हम शुरुआत में लेट लगाएंगे। लेट लगाने के बाद में हम अब जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट में बदल देंगे, लेट द डोर। अब हम जानते हैं कि जब भी वाक्य लेट से शुरू होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में
बी लगाते हैं। तो यहां पर भी हम बी लगाएंगे और ये हो गया हमारा बी। और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वर्ब है ओपन फर्स्ट फॉर्म, और इसे किसमें बदलेंगे, इसे थर्ड फॉर्म यानी ओपन में बदल देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़े, देखिए एक और सेंटेंस। चलिए एक और सेंटेंस के माध्यम से हम इसे और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। यहां लिखा है मैंने फैच सम वाटर फॉर मी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है फैच सम वाटर, ऑब्जेक्ट नंबर 1, और मी जो है ऑब्जेक्ट नंबर 2। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है या तीन ऑब्जेक्ट है। हमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म के बाद में जो नाउन या प्रोनाउन आया है उसे ही सब्जेक्ट के लिए चूज करना है। तो शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स लेट से, और उसके बाद में देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फैच दी गई है और उसके जस्ट बाद सम वाटर दिया गया है, अर्थात ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इसे हम सब्जेक्ट के रूप में बदल देंगे। तो ये आ जाएगा सम वाटर आ गया है। अब हम देखेंगे लेट के साथ हेल्पिंग वर्ब हमें क्या लगानी है, बी लगानी है। तो हम यहां पर बी का प्रयोग करेंगे और अब जो वर्ब दी गई है उसका तीसरा फॉर्म लिखेंगे फेच्ड, FETCHED फेच्ड। और अब जो बच गया है हम उसे जोड़ देते हैं, लिखेंगे फॉर मी। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य शुरू होते हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उन शब्दों को हम, उन वाक्यों को हम कैसे सॉल्व करें जो कि लेट से शुरू होते हैं। देखिए लेट मी ईट सम स्वीट। देखिए यहां हमारा जो क्वेश्चन है वो लेट से शुरू हुआ है। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, जब हमारे वाक्य की शुरुआत लेट से हो तो उसमें हमें हमेशा एक सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। और यहां पर मैं आपका ध्यान फिर से एक रूल पर दिलाना चाहता हूं कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो अननेसेसरी भी हो सकता है। सभी नाउन अननेसेसरी जो हैं वो हम ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन कुछ प्रोनाउन हैं जो कि अननेसेसरी यूज किए जाते हैं। जैसे कि वी का तीसरा रूप है अस। तो जब हमारे वाक्य की शुरुआत लेट हो और वहां सब्जेक्ट के रूप में अस है तो ये हमारे लिए एक अननेसेसरी सब्जेक्ट है। इसी प्रकार से जो दे है और उसका तीसरा रूप होता है देम। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, जब भी हमारे वाक्य में लेट के साथ में देम है सब्जेक्ट के रूप में तो वह हमारे लिए एक अननेसेसरी सब्जेक्ट है, अर्थात इन्हें हम ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे। इनके अलावा किसी भी तरह का प्रोनाउन जिसका तीसरा रूप दिया गया है और वह सब्जेक्ट है तो हम उसे नहीं हटाएंगे, अर्थात उसे हम ऑब्जेक्ट के रूप में बदल देंगे। देखिए मैं आपको समझाता हूं कि कैसे यह होगा। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, शुरुआत हमें लेट ही से करनी है। अब की बार मुझे जो सेंटेंस मिला है उसमें एक सब्जेक्ट भी है, उसमें एक मेन वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट भी है। अब सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, सम स्वीट्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं जब वाक्य लेट से शुरू हो यानी आंसर लेट से शुरू है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में बी लगाएंगे और हम अब अपने वाक्य में सब्जेक्ट के बाद में बी रख देते हैं।
और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो थर्ड फॉर्म है ईटन। तो इस प्रकार से हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि प्रोनाउन के रूप में यहां मी मिला है, और जो मी है वो आई से बना है, आई, माय और मी। और हम जानते हैं कि आई जो है वो अननेसेसरी नहीं होता है, इसलिए आई से बना हुआ मी भी अननेसेसरी नहीं है, इसलिए इसका प्रयोग अब हम ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे, बाय मी। और यहां हम फुल स्टॉप लगाकर अपने वाक्य को समाप्त कर देंगे। स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन लेट से दिए गए होंगे उनमें कभी भी नॉट नहीं दिया गया होगा। आइए एक सेंटेंस और समझते हैं और उसका पैसिव बनाते हैं। देखिए, लेट देम स्पीक हिंदी नाउ। देखिए, वाक्य है लेट से शुरू है, तो हम भी अपनी शुरुआत लेट ही से करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं वाक्य में ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी मेन वर्ब है, हिंदी जो है वह ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और जो नाउ है वो टाइम को शो करता है। अब हम हिंदी को सब्जेक्ट बना लेंगे, लेट हिंदी। उसके बाद में देखिए, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमें लगाना है बी। और अब आगे बढ़ते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। थर्ड फॉर्म है स्पीक, SPE। स्पीक की थर्ड फॉर्म लगानी है हमें स्पोकन, SPOKEN, स्पोकन। अब जो बच गया है नाउ, और यहां पर हम फुल स्टॉप लगाएंगे और अपने वाक्य को समाप्त कर देंगे। यहां देखिए, जो हमारा सब्जेक्ट था देम, वो किसका रूप है, दे का रूप, तीसरा रूप है देम। और हम जानते हैं कि जो दे है वह एक अननेसेसरी सब्जेक्ट है, और इसलिए अननेसेसरी सब्जेक्ट होने के नाते हम देम को अब ऑब्जेक्ट में नहीं बदलेंगे। तो स्टूडेंट्स, देखा आपने किस प्रकार से बड़े आसान ट्रिक्स के द्वारा, बड़े ही आसान शब्दों में हम इन वाक्यों को सॉल्व करना सीख सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इन वीडियोस को देखकर आप ही की तरह इसका फायदा उठाने पाए। थैंक यू वेरी मच।